इस बीच दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों पर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की तरफ से किए गए सर्वे से पता चला है कि अगले 12 महीने के दौरान दुनिया भर के 29% केंद्रीय बैंक अपने रिजर्व के लिए सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं। ऐसा पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में केंद्रीय बैंक अपने रिजर्व के लिए सोना खरीद रहे हैं। 2023 में 24% बैंकों ने गोल्ड खरीदने की बात कही थी। सर्वे में सिर्फ 3% बैंकों ने कहा कि वे अपने रिजर्व से सोना बेचेंगे, जबकि 68% बैंकों ने कहा है कि रिजर्व में सोने की होल्डिंग में कोई भी बदलाव नहीं होगा। सर, इस खबर के बाद अब अगले 1 साल तक सोने के रुख को लेकर के क्या संभावनाएं दिखाई दे रही हैं? सोने को लेकर अब अगर आप ये उम्मीद लग रही है कि सोने में कोई बड़ा करेक्शन बनेगा, आने वाले समय में कोई बड़ी गिरावट आएगी, तो उसे भूल जाइए। दुनिया के बैंकों में वैसे भी गोल्ड रिजर्व रिकॉर्ड स्तर पर हैं। सभी प्रमुख बैंकों में गोल्ड के रिजर्व रिकॉर्ड स्तर पर है और पिछले 5 साल में 6 साल में सोने की बड़ी खरीद केंद्रीय बैंकों ने की है, जो बड़ा पैराडॉक्सिकल है, अंतर विरोधी है। क्योंकि सरकार, जो केंद्रीय बैंक है वो सॉवरेन मुद्राओं के मालिक हैं, संप्रभु मुद्राओं के मालिक हैं। उनकी गारंटी उन मुद्राओं के पीछे होती है। गोल्ड स्टैंडर्ड 1970 के दशक में खत्म हो गया। दुनिया की कोई भी करेंसी गोल्ड पेयर से के मूल्यांकन में नहीं जुड़ी हुई है। इसके बाद भी दुनिया के केंद्रीय बैंकों ने जिस तरह से सोने की खरीद की, भारतीय रिजर्व बैंक उन प्रमुख 5 बैंकों में है जिसने दबाकर पिछले सालों में सोने की खरीद की है। तो ये आंकड़ा WGC का हमें बता रहा है कि जितनी भी कंपनियां हैं, दुनिया के जितने भी बैंक हैं, वो सोने के बाजार में लगातार सक्रिय रहेंगे। इसके 2 बड़े असर होने वाले हैं। एक तो ये कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग बढ़ती रहेगी और सोने में बैंकों की खरीद के पीछे पीछे निवेशकों की भी ETF की खरीद भी बढ़ती रहेगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि अब गोल्ड को लेकर पूरी दुनिया का जो पर्सपेक्टिव है वो एक किस्म से डिफेंसिव या पुराने तरीके के निवेश के उपकरण की जगह बैंकों के पसंदीदा, केंद्रीय बैंकों के मौद्रिक प्रबंधकों के पसंदीदा निवेश के तौर पर सामने आया है। और इसलिए अब निवेश की रणनीतियों में भी सोना बड़ा हिस्सा लेगा। कुल नतीजा ये कि सोना जल्द ही फिर $3000 के आसपास के लेवल के करीब पहुंचता दिखाई दे रहा है। चलिए, इस बीच वेदांता लिमिटेड 2018 में इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के जरिए खरीदे गए स्टील बिजनेस को अब बेचने जा रही है। ये सौदा इस साल अक्टूबर तक पूरा होने की उम्मीद है। अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाली वेदांता अपना कर्ज कम करने के लिए स्टील और रॉ मटेरियल बिजनेस को अब बेचने की योजना बना रही है। सर, वेदांता को ये डील करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों बेचना पड़ रहा अपना? वेदांता बुरी तरह उलझी हुई है। $3.7 बिलियन का कर्ज है वेदांता पर। हाल में वेदांता के बार ऐसी खबरें छपी थी कि वेदांता के पास कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं, और उसी समय इस बात का संकेत था कि वेदांता को अपने मौजूदा बिजनेस में से कुछ बड़े हिस्से बेचने पड़ेंगे, हटाने पड़ेंगे। कोर बिजनेस वेदांता का एल्युमिनियम और नॉन फेरस मेटल्स का है। स्टील के बिजनेस में वेदांता ने उतरने की तैयारी की थी, इलेक्ट्रो स्टील का टेकओवर किया था, और अब कंपनी को इसको बेचने की तैयारी करनी पड़ रही है, जिससे कि वो कर्ज को घटाने का जो वादा है निवेशकों से उसे पूरा कर सके। वेदांता की ये बिक्री आने वाले समय में किसी बड़े समूह की तरफ से स्टील कारोबार का एक बड़ा सैलाब होगा, जिस पर निगाहें बनी हुई हैं।